अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम सबको। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई जारी होगी। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हम इंशाल्लाह पैथोमा और बीआरएस के ऊपर पूरी पूरी एक लेक्चर लेके आएंगे, सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम पूरी बीआरएस और पूरी पैथोमा ख़त्म करेंगे। ठीक हो गया? तो अपने वादे के मुताबिक आज से हम इंशाल्लाह बीआरएस की फिजियोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो कि बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, उनको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। इसमें उनको काफ़ी मसले आते हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा होता, अगर समझ आ भी जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ये सोचा कि चलो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से स्टार्ट लेते हैं। और एज़ ऑलवेज़ जैसे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह आप आगे भी बहुत सपोर्ट करते रहेंगे। और हम आज से आगाज़ करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और इसकी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बीआरएस से। तो हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी फिजियोलॉजी अभी कमज़ोर है, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या फिर एनएलई की तैयारी कर रहे हैं, यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं, या एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी फिजियोलॉजी वीक है, तो उनके लिए जो बीआरएस के लेक्चर्स या बीआरएस है, इट इज़ गोल्ड। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल शॉर्ट सी बुक है। आप इसको थोड़ा सा करोगे, आपका वक्त भी बच जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि इसमें ये जो लेक्चर होगा, इन लेक्चर्स को हम बहुत छोटा रखेंगे। मतलब हम लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ और आपकी टाइम भी बचे। तो इसको मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा। तो रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाजमी इसको डालेंगे, पूरी बीआरएस को। तो अगर आप आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रेगुलरली हमारे लेक्चर्स मिलते रहें और आपका काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी को। तो इसमें सबसे पहले उसने आपको ये बताया हुआ है कि देखो, जो आप हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड दिल में जाता है, दिल हमारी जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में लेके जाता है, पूरी बॉडी से फिर वापस दिल में आता है, फिर दिल उसको लंग्स में लेके जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड कर सकें। तो उसी सर्किट को बीआरएस वाले ने बहुत एक आसान तरीके से एक फ्लो चार्ट के तरीके जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो उसने बनाया हुआ है, ये क्या है, सारी आपकी बॉडी की, मतलब उसने बनाई हुई है कि सेरिब्रल पोर्शन है, क्रोनरी पोर्शन है। सेरिब्रल मतलब कि जो आपके स्कल में ब्लड सप्लाई हो रही है, जो आपके दिल को ब्लड सप्लाई हो रही है, या फिर किडनी की ब्लड सप्लाई हो रही है। तो इन सब से ब्लड को इकट्ठा किया जाता है वेन्स के थ्रू, और उन उन सारी वेन्स, जो सारी वेन्स होती हैं वो सारी ड्रेन करती हैं। वो सारी वेन मिल के एक वेन बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं वेना केवा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेना केवा। और जो नीचे से मेन वेन आ रही होती है उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। और जो ऊपर से हमारे हेड से, नेक से ब्लड को वापस लेके आ रही होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। और इसको हम कहते हैं वेना केवा। अब जो वेना केवा होती है, आपको पता है, हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसको बीआरएस वाले ने एबीसी से समझाने की आपको कोशिश की है। तो जो वेना केवा होती है वो ब्लड डाल देती है, किस में डाल देती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या डाल देती है, वो ब्लड डाल देती है। उसके बाद जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो राइट एट्रियम होता है वो ब्लड डाल देता है, किसमें एक्सपेल कर देता है, वो कर देता है राइट वेंट्रिकल में। इनके दरमियान आपको पता है कि इनके दरमियान एक वैल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई कस्पेड वैल्व, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राई कस्पेड वैल्व होता है। उसके 3 कस्प होते हैं। ठीक है, ट्राई कस्पेड वैल्व के बाद आपके जो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ये जितना भी ब्लड होता है, ये जितना ब्लड होता है, ये पूल हो जाता है, किसमें पूल हो जाता है, ये पल्मनरी आर्टरी में चला जाता है। अब पल्मनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मनरी आर्टरी ब्लड को राइट वेंट्रिकल से उठाती है और कहां पे लेके जाती है, लंग्स पे लेके जाती है। और यहाँ पे जो वैल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पल्मनरी वैल्व, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मनरी वैल्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्व होता है वो क्या होता है, पल्मनरी वैल्व होता है, और वो भी क्या होता है, ट्राइकस्पिड वैल्व होता है। उसके बाद जो लंग्स हैं, लंग्स उसकी कराती हैं ऑक्सीजनेशन। ठीक है, लंग्स उसमें क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ऐड करती हैं। जब जब ब्लड उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो फिर क्या होता है, पल्मनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पल्मनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस आता है, किसमें आता है, राइट एट्रियम में। किसमें आता है, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम उसको ड्रेन किस में डाल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में डाल देता है। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ब्लड किस में डाल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में डाल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इनके दरमियान जो वैल्व होता है इसको हम कहते हैं मिट्रल वैल्व, इसको हम क्या कहते हैं, मिट्रल वैल्व कहते हैं। और ये बाइकस्पेड होता है, इसके 2 कस्प होते हैं। ठीक है, आगे जाके हम बात भी करेंगे कि कस्प क्या होता है। तो ये मिट्रल वैल्व होता है। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पूरी बॉडी में फैला देता है। पूरी बॉडी में कैसे फैलाता है कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा
हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को डाल देता है किस में, एओर्टा में। और इनके एओर्टा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके दरमियान जो वेल्व होता है इसको हम कहते हैं एओर्टिक वेल्व। इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वेल्व। और ब्लड हमारा किस में चला जाता है, एओर्टा में चला जाता है। अब एओर्टा के बाद आपको पता है कि डिफरेंट हमारी सिस्टेमिक आर्टरीज होती हैं, जिस तरह रीनल आर्टरी हो गई, सिंपलैंकनिक आर्टरी हो गई, उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी हो गई, या डिफरेंट आर्टरीज होती हैं। तो उन आर्टरीज में ब्लड को पूल कर दिया जाता है, हमारी बॉडी उस ब्लड की ऑक्सीजन को यूज करती है और वापस फिर वही सर्किट दोबारा चल जाता है कि जब उसकी डीऑक्सीनेशन हो जाती है तो वही ब्लड किस में आ जाता है, सिस्टेमिक वेन्स में आ जाता है। और इस तरह ये पूरा सर्किट चलता रहता है। तो ये बिल्कुल एक मैंने आपको रिव्यू बताया है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ आपको 1 मिनट में रिव्यू करवाया है कि अगर आपको पहले ये नहीं भूला हुआ है या समझ नहीं है तो आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने अगर फ्लो चार्ट कर लिया तो आगे जो उसने बीआरएस वाले ने ये वाली थ्योरी लिखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ये आपको समझ आ गई है। उसमें आपको उसने यही बात बताने की कोशिश की है कि लंग से ब्लड किस में जाता है, लंग से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मनरी वेन के थ्रू, पल्मनरी वेन के थ्रू। अब ये पल्मनरी, इसको हम वेन क्यों कह रहे हैं मैं बाद में आपको बताता हूँ, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू द मिट्रल वेल्व। थ्रू द मिट्रल वेल्व किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में चला जाता है, एओर्टा में, एओर्टा में थ्रू द एओर्टिक वेल्व। और जो आपका मिट्रल वेल्व है ये बाइकस्पेड होता है, और जो एओर्टिक वेल्व है ये क्या होता है, ट्राइकस्पेड होता है। ये क्या होता है जी, ट्राइकस्पेड वेल्व होता है। ओके, अब एओर्टा से किस में चला जाता है, सिस्टेमिक आर्टरीज में एंड सिस्टेमिक टिश्यूज में, और उसकी जो ऑक्सीजन होती है उसमें वो यूज कर लेती है हमारी बॉडी। उसके बाद टिश्यू से वापस फिर वेन्स में आता है और वेना केवा में आता है, और वेना केवा किस में ड्रेन करती है, राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। राइट एट्रियम से किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पेड वेल्व। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारा ब्लड होता है वो पल्मनरी आर्टरी के जरिए कहाँ चला जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल से किस में चला जाता है, लंग्स में, ताकि उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर सकें। तो ये बिल्कुल एक आसान सी बातें हैं, इसको हम 9th 10th 11th 12th क्लास, हर क्लास में ये पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको समझाने का कोई खास मकसद नहीं है। ठीक है, जो हमारी बातें स्टार्ट होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि हीमोडायनेमिक्स, कि जो हमारा ब्लड है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेस्कुलेचर, के जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेसल्स अल्लाह ताला ने रखी हैं, आर्टरीज रखी हैं, वेन्स रखी हैं, तो इनमें क्या क्या खसूसियात होती हैं और इनको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान सी बातें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में आपने याद रखना है कि फ़र्ज़ करो ये क्या है, एक आर्टरी है, तो आर्टरी में आपने याद रखना है कि आर्टरीज की क्या होती हैं, थिक वॉल होती हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी मोटी होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं। और इनमें क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है, इलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल्स बहुत होते हैं इनमें। एक्सटेंसिव का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, इनमें इलास्टिक टिश्यू मतलब कि इनमें लचक बहुत ज़्यादा होती है, इनमें इलास्टिसिटी बहुत होती है, और इनमें स्मूथ मसल होते हैं। और दे आर अंडर हायर प्रेशर, इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। इनमें क्या होता है, इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। द ब्लड वॉल्यूम कंटेन्ड इन आर्टरी इज कॉल्ड स्ट्रेस वॉल्यूम, कि जो आर्टरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम होता है उसको हम स्ट्रेस्ड वॉल्यूम भी कहते हैं। स्ट्रेस्ड वॉल्यूम हम उसको इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि आर्टरीज के अंदर आर्टरीज का अपना भी प्रेशर होता है। ठीक है, आर्टरीज का अपना भी प्रेशर होता है, तो इसलिए हम जो इसके अंदर ब्लड होगा वो स्ट्रेस्ड वॉल्यूम होगा, मतलब कि उस वॉल्यूम के ऊपर क्या होगा, उस वॉल्यूम को हमने कंप्रेस किया हुआ है बाय प्रेशर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, आपने सिर्फ इसमें 2 बातें याद रखनी है कि जो आर्टरीज होती हैं इनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं, और इनके अंदर इलास्टिक टिश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं, और इनका क्या होता है, इनका हाई प्रेशर होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी, फर्ज करो ये क्या है, आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है, आर्टरी है, तो आर्टरी आगे वेन देती है, मतलब आगे ब्रांच देती है छोटी छोटी वेसल्स को, इसको हम कहते हैं आर्टरियोल्स, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टरियोल्स कहते हैं। और दे आर स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, ये क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, किसकी ब्रांचेस हैं, आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। अब इसमें जो सबसे अहम बातें हैं वो ये है, मैं आपको समझाऊंगा, बाकी तो सारा कुछ बुक ने लिखा हुआ है, जो इसमें समझाने वाली बात है वो ये है कि आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा वेसल्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किन वेसल्स में होती हैं, तो आपने कहना है आर्टरियोल्स में। अगर आपसे बंदा पूछे कि जो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कौन सी चीज करती है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, वो कौन सी चीज मेंटेन करती है, तो आपने कहना आर्टरियोल्स। आपने क्या कहना, आर्टरियोल्स, कि जो आर्टरियोल्स है ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस को मेंटेन करती हैं। अब इनमें होता क्या है कि ये कैसे मेंटेन करती हैं, तो इनके अंदर होते हैं स्मूथ मसल्स, इनके अंदर क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स, जिनकी एक्सटेंसिवली सप्लाई होती है किससे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। इसको जरा समझो, देखो ये जो आपके आर्टरियोल्स होते हैं ये पूरी बॉडी में अल्लाह ताला ने डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब आपको पता है कि इन जो आर्टरियोल्स हैं इनमें 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 एड्रोनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब आपको पता है कि फर्ज
फर्ज करो एक बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, जब एक बंदा हमने सीवीएस में भी पढ़ा था, अगर आपको ये फिजियोलॉजी कम लग रही है तो हमने डिटेल इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है फर्स्ट एड की सीरीज में, तो आप हमारा वो वाली वीडियोस देख सकते हो, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर क्या होता है, यहाँ हमारा जो कैटाकोलामाइन रिलीज होते हैं, या जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो इससे रिलीज क्या होते हैं, इससे रिलीज होते हैं एपिनेफ्रीन, इससे रिलीज होते हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है, इनके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 होता है, बीटा 1 होता है, बीटा 2 होता है। लेकिन हमारे जो आज के टॉपिक के हैं वो है अल्फा 1 और बीटा 2। अब आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो अल्फा 1 होते हैं, जो अल्फा 1 होते हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं। जो अल्फा 1 होते हैं, बल्कि इधर लिख लें अपनी बुक पे, जो अल्फा 1 होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, मतलब कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, वेसल्स को तंग करते हैं। और जो आपके बीटा 2 होते हैं, जब भी हम बीटा 2 को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी। क्या होगा कि जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या जब हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, या जब हमें डर लगता है, या जब हम इमरजेंसी की स्टेट में होते हैं, तो क्या होता है, हमारा एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है। जब एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, तो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन किसके पास आता है, सबसे पहले तो आता है वो बीटा 2 के पास। वो बीटा 2 के पास जब आता है तो क्या कॉज कराता है, इसके आर्ट्रियोल्स को रिलैक्स कर देता है। ये जब इसके स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे, जो आर्ट्रियोल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं वो जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी। जब वेजो डायलेशन होगी तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब हमें देखो, इस जो ये अपना है एपिनेफ्रीन, ये जब अल्फा 1 के पास आएगा तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा। लेकिन अल्फा 1 किन के किन किन ऑर्गन्स में है, हमारी स्किन में है, हमारी सिंप्लैंकनिंग आर्ट वेसल स्किन में होती है, जीआईटी में। ठीक है, जो हमारे खाने पीने का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसमें हमारे कौन से रिसेप्टर होते हैं, उसमें अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, स्किन में हमारे होते हैं और रीनल सर्कुलेशन में होते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हमने फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स देना होता है तो हम बहुत स्पीड से भागते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से मैकेनिज्म है ताकि हमारा एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हो और जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनके बीटा 2 रिसेप्टर आके एक्टिवेट हो, और जो हमारे स्केलेटल मसल में बीटा 2 रिसेप्टर हैं वो क्या करा दें, वेजो डायलेशन करा दें, और क्या हो कि हमारे स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि हम हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। लेकिन अगर हम एमरजेंसी की सिचुएशन में हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई कम जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर उसमें होते हैं, और हमारा मतलब रीनल सर्कुलेशन भी कम होगी, जीएफआर भी कम होगी, और हमारी जीआईटी को भी ब्लड की सप्लाई कम जाएगी, ताकि जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके, किसके ऊपर कर सके, स्केलेटल मसल के ऊपर फोकस कर सके, और हमारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं कि जो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये किन आर्ट्रियोल्स में होते हैं, ऐसे आर्ट्रियोल्स जो कि स्किन में होते हैं, जीआईटी में होते हैं और किडनी में होते हैं। और जो बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये किन में होते हैं, ये आर्ट्रियोल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स में होते हैं। ये किन में होते हैं, आर्ट्रियोल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स में होते हैं। हम आगे चलते हैं और आगे उसने लिखा हुआ है कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज है दे हैव लार्जेस्ट टोटल, इसमें जो एक वर्ड है टोटल, इस टोटल को आपने लाजमी याद रखना है कि जो कैपिलरीज होती हैं इनका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जेस्ट होता है। ये सिर्फ एक कैपिलरी की बात नहीं कर रहा, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है। तो इनका जो लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एंड सरफेस एरिया होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ फर्स्ट एड में। देखो ये जो फर्ज करो ये क्या है, एक वेसल है, तो जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज को की जो दीवारें होती हैं वो मिलकर बनी होती हैं एक खास किस्म के सेल्स के, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स। और वो क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। ये सिंगल लेयर्ड अल्लाह ताला ने क्यों रखी, क्योंकि इट इज अ साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ताकि न्यूट्रिएंट्स, वाटर और गैसेस आसानी से क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो इनकी क्या होती है, इनका अगर हम टोटल सरफेस एरिया बात करें, टोटल क्रॉस सेक्शनल और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इनका सबसे बड़ा होता है, आर्टरीज और वेन से सबसे ज्यादा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इनका नंबर ऑफ कैपिलरीज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर हम सारी कैपिलरीज को मिला के देखें तो जो इनका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सरफेस एरिया भी ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें लार्जेस्ट होगा। और ये क्यों है, ये थिन वाल्ड क्यों है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर और गैसेस हो सके। हम आगे चलते हैं और आगे है जी कैपिलरीज। जब कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज आगे मर्ज होती हैं, कैपिलरीज मर्ज होती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वेन्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले आर्टरी होती है, फिर क्या होती है,
फिर आर्ट्रियोल बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, और फिर क्या बनते हैं, वेन्यूल्स बनते हैं, और फिर वेन्स बनती हैं, और वेन्स के बाद इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, और फिर वो राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाते हैं। तो वेन्स वेन्स प्रोग्रेसिवली मर्ज टू फॉर्म लार्जर वेन्स। द लार्जेस्ट वेन द वेना केवा रिटर्न्स ब्लड टू द हार्ट। दे आर थिन वॉल्ड। जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, एंड दे आर अंडर लो प्रेशर। इनमें प्रेशर बहुत कम होता है, इनमें प्रेशर बहुत कम होता है, और इनमें क्या होता है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो वेन्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, दे आर पूल ऑफ आवर ब्लड। जो हमारी बॉडी का ज्यादातर जो ब्लड होता है, जो ज्यादातर ब्लड होता है वो किस में स्टोर होता है, वो वेन में होता है। तो पूल ऑफ ब्लड हम किसको कहते हैं, वेन्स को। जो हमारी वेन्स होती हैं, इट इज पूल ऑफ ब्लड। ये क्या होता है, ये पूल ऑफ ब्लड होता है, और इसके अंदर जो ब्लड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम। और इसमें जो आपका एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कौन सा होगा, ये आपने याद रखना है कि वेन्स में कौन सा होता है, अल्फा 1 होता है। वेन्स में कौन सा होता है, अल्फा 1 होता है। और जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, ऐसे आर्ट्रियोल्स जो स्किन में, जीआईटी में और किडनी में पाए जाते हैं, उनमें अल्फा 1 होता है। और ऐसे आर्ट्रियोल्स जो स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं, उनमें कौन सा होता है, उसमें बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। बीटा 2 क्या कराते हैं, वेजोडाइलेशन कराते हैं। जब एपिनेफ्रीन नोरेपिनेफ्रीन आएगा तो क्या होगा, जब एपिनेफ्रीन नोरेपिनेफ्रीन आएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो स्केलेटल मसल की तरफ उसकी वेजोडाइलेशन होगी, और ब्लड वहां के उसकी तरफ क्या करेगा, उसकी तरफ उसका शंटिंग हो जाएगी। और जो अल्फा 1 है, अल्फा 1 क्या कराते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। तो इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या जब हमें बहुत हम इमरजेंसी की सिचुएशन में होती है, तो हमारी जो स्किन होती है वो पेल पड़ जाती है, हमारा जो कलर है वो पीला पीला सा हो जाता है। तो इट इज ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड इट इज ड्यू टू अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इन स्किन। और हमारी जो जीआईटी होती है इसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और हमारे जो किडनी है इसकी भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। रीनल ब्लड फ्लो या रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जीएफआर वगैरह भी कम हो जाती है। तो ये बहुत आसान सी बातें हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी से गुजारा है, और आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी ये स्पीड ठीक है, या इस स्पीड को मैं मतलब और तेज़ करूं या कम करूं। ठीक हो गया। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। ओके, हम आगे चलते हैं। और आगे उसने बताया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का आपको पता है कि स्पीड, कि ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड हमारी वेसल्स में किस वेलोसिटी के साथ क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो उसको उसको बताने के लिए उसने एक फार्मूला बताया है, v इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। v इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। जो v है इट इज वेलोसिटी, q क्या है, इट इज ब्लड। ठीक है, जो v है, q है, इट इज ब्लड फ्लो, कि कितना ब्लड गुजर रहा है हमारी वेसल से, कितना ब्लड गुजर रहा है, उसको हम ऊपर रखते हैं, और नीचे हम किसको रखते हैं, एरिया को, कि जो एरिया ऑफ वेसल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, ब्लड फ्लो को रखेंगे। तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी कि हमारा जो ब्लड है वो कितनी स्पीड से किसी वेसल में से गुजर रहा है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आपने याद रखना है कि जो वेलोसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ब्लड फ्लो के। जितना ब्लड फ्लो ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी ब्लड की स्पीड होगी। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जाहिर बात है अगर एक मतलब ब्लड वेसल है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो उसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा, ब्लड आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा। लेकिन अगर एक बारीक पाइप है, एक बारीक ब्लड वेसल है, तो उसमें जो ब्लड होगा वो बहुत स्पीड से गुजर जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ब्लड वेलोसिटी जो एओर्टा होता है, ठीक है, जो एओर्टा होता है, अब आपको पता है कि जो एओर्टा है इसमें स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। वैसे तो एओर्टा एक बड़ी वेसल है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो छोटा होता है। लेकिन वो उस मुकाबला किसके साथ कर रहा है, उसको वो कंपेयर कर रहा है सम ऑफ ऑल कैपिलरीज। ठीक है, पूरी बॉडी में जितनी भी कैपिलरीज होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी कैपिलरीज होती हैं, तो उनसे जो एओर्टा होता है, एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होता है। जब उनसे बहुत ये छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर एरिया क्या है, एरिया छोटा है, ठीक है, एरिया क्या है, छोटा है। और आपको पता है कि एओर्टा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ले रहा होता है, तो एओर्टा में क्या होगा, एओर्टा में एक तो ब्लड फ्लो जो क्यू होगा बहुत ज्यादा होगा, और एरिया छोटा है, तो हमें ये दोनों चीजें बता रही हैं कि इनमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो आपने याद रखना है जो ब्लड की वेलोसिटी होती है वो हाईएस्ट किस में होती है, ब्लड वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन एओर्टा। सबसे ज्यादा जो ब्लड की वेलोसिटी होती है, ब्लड की स्पीड कहां पे होती है, एओर्टा में होती है। और सबसे कम कहां पे होगी, तो जाहिर बात है हमने पीछे भी पढ़ा कि जो टोटल नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं, अगर हम इनको मिला लें तो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है इनका। जो कैपिलरीज हैं इनका एरिया क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, एरिया क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और आपको पता है कि कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, क्योंकि कैपिलरीज इतनी ज्यादा हैं तो इनमें ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होगा। जब इनमें ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, ये हमें दोनों चीजें क्या बता रही हैं कि इनमें हमें वेलोसिटी बहुत कम मिलती है। तो आपने याद रखना है कि जो कैपिलरीज होती हैं इनमें वेलोसिटी ब्लड की बहुत कम होती है, इनमें वेलोसिटी बहुत कम होती है। और एओर्टा में सबसे
सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है ब्लड की, सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो कहाँ पे होती है, एओर्टा में, और सबसे कम किस में होती है, कैपिलरीज में होती है। अब आप कहते हैं कि यार ऐसा क्यों है कि जो कैपिलरीज है इसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो कम क्यों है? तो ये अल्लाह ताला ने एक तो इनको थिन वॉल्ड बनाया है। जो कैपिलरीज हैं ये क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, बारीक बारीक सी होती हैं, और इनमें जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। ये इसलिए है ताकि क्या हो, जो गैसियस एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी ब्लड फ्लो। ठीक है, तो आगे है ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो का उसने फार्मूला बताया हुआ है कि क्यू हम किसको कहते हैं, ब्लड फ्लो को, इज इक्वल टू, ठीक है, इसको जरा समझ लें। जो क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर ओवर रेजिस्टेंस, चेंज इन प्रेशर ओवर रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। कि फर्ज करो मैंने एक ये बकेट ली और इसमें इनके दरमियान मैंने पाइप लगा दिया, तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो जाहिर बात है कि अगर मैं इधर ज़्यादा प्रेशर रखूंगा और इधर प्रेशर कम रखूंगा, तो जो मेरा ब्लड फ्लो करेगा वो किसकी तरफ ब्लड फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ। जो ब्लड फ्लो करेगा वो किसकी तरफ करेगा, ए से बी की तरफ। तो इसी तरह चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो, कि जितना ज़्यादा, मतलब हम दो पॉइंट्स को लेते हैं ए, और जिस तरह मैंने ये बनाया है ए और बी, अगर इनमें जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इनमें प्रेशर का डिफरेंस होगा, हमारा ब्लड उतना ज्यादा मूव करेगा। फर्ज करो एक जगह मैं कर देता हूं 100 और एक जगह मैं कर देता हूं ये है 80, ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस कितना है, 20। तो अब मेरा ब्लड फ्लो करेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेगा। एक हम और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करो जो ए है इसमें ब्लड कितना है, 100 है, इसमें 100 प्रेशर है, और जो बी है अब इसमें हम कर लेते हैं 60 है, तो अब क्या होगा, अब ब्लड और ज्यादा इसमें करेगा। तो समझाने की बात यह है कि जितना ज्यादा दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। और आर हम किसको कहते हैं, आर हम कहते हैं रेजिस्टेंस को, रुकावट को। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इनके दरमियान रेजिस्टेंस होगी ब्लड फ्लो उतना ही कम फ्लो करेगा। ठीक हो गया, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं कि जो Q होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, और जितना हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर बात है रुकावट ज्यादा है तो ब्लड फ्लो हमारा कम करेगा। तो इस वजह से जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा। तो इस फार्मूले से आपने उसने आपको ये समझाने की कोशिश की है। उसके बाद एक कार्डियक आउटपुट का फार्मूला है कि आपका दिल कितना ब्लड पंप करता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसको हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फार्मूला उसने बताया हुआ है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम माइनस करते हैं राइट एट्रियल प्रेशर के। जो राइट एट्रियम का प्रेशर है उसको हम माइनस कर देते हैं, किस में से माइनस कर देते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर से, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास वो वाला ब्लड आ जाता है जो कि हमारा क्या करता है, एक मिनट में कितने मिलीलीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में कितने मिलीलीटर ब्लड हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इस फार्मूले की वजह से हमें वो वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने यही बातें लिखी हुई हैं। इसमें एक बात उसने समझाने की कोशिश की है कि हम अपने फिजिक्स में पढ़ते रहे हैं कि एक होता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हम किसके लिए अप्लाई करते थे, करंट के लिए। आई भी क्या होता है, आई इज करंट, तो आपको पता है फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो आई की जगह उसने क्या लिखा हुआ है, क्यू। ठीक है, आई की जगह उसने क्या लिखा हुआ है, क्यू। और वी जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे उसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि दो पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये था करंट के लिए। लेकिन अभी हम एमबीबीएस में हैं तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम ब्लड को पढ़ेंगे कि हमारा कितना ब्लड फ्लो करता है, इज इक्वल टू वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां हम क्या करेंगे, प्रेशर डिफरेंस, कि दो आर्टरीज या दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर का कितना डिफरेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लड फ्लो आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और बहुत आसान सी बात है, दैट इज रेजिस्टेंस। कि हम जो रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक बहुत अच्छा बंदा था जिसको हम कहते हैं पोजली इक्वेशन। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा बंदा था पोजली, और इसने हमें बताया था कि हम रेजिस्टेंस को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें तीन बातें समझने वाली हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है, इट इज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ये हमें ये चीज बताती है कि जो हमारा ब्लड है वो कितना गाढ़ा है, वो कितना क्या है, वो कितना विस्कोस है। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी क्या है। अब आपको पता है कि हमने एक डिजीज पढ़ी थी हिमाटोलॉजी में कि फर्ज करो एक बंदा है, उसको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया, मतलब कि उसमें आरबीसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर उसको क्या हो सकता है, उसको पॉलीसाइथीमिया वेरा हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया वेरा हम किसको कहते हैं, जो आरबीसीज हैं, अगर इनका कैंसर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या आते हैं,
हमारे आरबीसीज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, मतलब कि हमारी विस्कोसिटी ब्लड की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइथीमिया वेरा के पेशेंट होते हैं, इनमें हाइपोक्सिया वाले साइंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इन जो ब्लड होती है उस वो फ्लो नहीं करता, उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा हुई, विस्कोसिटी जैसे ही ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ब्लड कम फ्लो करेगा। इसके अलावा एल, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल मींस इट इज द लेंथ ऑफ वेसल, कि जो वेसल है उसकी जितनी लंबी लेंथ होगी उस रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब कि जितनी लंबी वेसल होगी उसको उतनी ज्यादा रुकावट पेश आएगी उसको फ्लो करने में। तीसरे नंबर पे है दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन रेडियस के 4 पावर, ठीक है, जो रेडियस है उसकी कितनी पावर, 4 पावर। ये बहुत अहम बात है। अब आप कहते हैं कि यार हमें ये भी बताएं कि फर्ज करो हम जो ये जो रेजिस्टेंस है, एक वेसल है, अब एक वेसल है और उसका जो मतलब हम रेडियस लेते हैं आर, और अगर हम रेडियस को हाफ कर दें, अगर हम रेडियस को हाफ कर दें, ये एमसीक्यूज आता होता है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको। देखो एमसीक्यूज आपके पास आएगा कि आपके पास एक वेसल है और उसकी आपने जो उसका रेडियस है वो आपने हाफ कर दिया है। पहले एक था तो आपने उसको आधा कर दिया, तो बताएं उसमें रेजिस्टेंस कितनी गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं कि फर्ज करो पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, आर थी। ठीक है, तो उसके हम ये रिलेशन है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर 4, लेकिन अब हमने उसकी रेजिस्टेंस कितनी कर दी है, पहले आर थी तो अब हमने उसकी कितनी कर दी है, आर बाय 2, मतलब कि हाफ कर दी है। तो जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बाय 2, और इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे 4 की। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि 2 को हम अगर 4 दफा मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा आर बाय 16। ठीक है, आर बाय 16 और आर 4 आएगा। ठीक है, तो जो 16 होगा जब ये ऊपर जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो 16 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मतलब कि बताने का मकसद ये है कि अगर एक वेसल है उसका हम रेडियस आधा कर दें, अगर एक वेसल है उसका हम रेडियस आधा कर दें तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो 16 गुना बढ़ जाएगी, वो 16 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से आपने क्या याद रखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो 16 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही आपने उसने आपको थ्योरी में बताने की कोशिश की है कि जब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेसल रेडियस, ये जो वेसल होता है इसके रेडियस की 4th पावर होती है। अगर हम रेजिस्टेंस को आधा कर दें, अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करें बाय द फैक्टर ऑफ 2, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो 16 गुना 16 टाइम्स कम हो जाती है। तो आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि अगर हम किसी वेसल की रेजिस्टेंस है उसको आधा कर दें तो बताएं उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो कितने गुना बढ़ जाएगी, तो आपने कहना है कि 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। हमें कैसे पता चला, हमने इस फार्मूला से इसको निकाला है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और हम जो पहला पार्ट है इसको हम यहाँ तक ही छोड़ते हैं। आपने मुझे अपने फीडबैक लाजमी बताना है कि हमारी स्पीड कैसे थी और इसको हम और ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी हम कल यहाँ इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, और बाकी हम बातें बाद में करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको मैं ज़रा एंड करता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।